नमस्कार दोस्तों, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं भाषा और आज इंडिया की बात में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुंद झा और मुकुल सरल। जिन तीन अहम मुद्दों पर हम जा रहे हैं आज चर्चा करने, उन पर देश मथ रहा है, लंबी डिबेट्स चल रही हैं। सबसे पहले वोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक अभी भी घमासान मचा हुआ है। और दूसरा मुद्दा है मोदी जी का विकास का मॉडल। पुल से लेकर सड़कें, सबका हो रहा है बंटाढार। तीसरी खबर, कांवड़ कांवड़ उपद्रव। कांवड़ के नाम पर जो उपद्रव है वे बेलगाम है और पूरा का पूरा सत्ता तंत्र उसके आगे लंबलेट है, कहीं से भी कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले चर्चा वोटबंदी पर, जिस पर टिका हुआ है भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई इस मुद्दे पर पहली सुनवाई। 11 विपक्षी दल पहुंचे थे, बाकी संस्थाएं पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर रोल चल रहा है उसे रोका नहीं, लेकिन यह अपील की इलेक्शन कमीशन से कि 3 अहम दस्तावेजों को उसमें इंक्लूड किया जाए: आधार, वोटर आई कार्ड और राशन। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद झा। भाषा, सबसे बड़ी बात तो यह है जो वोटर रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात कही वो दिखाता है जो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से धीरे धीरे बैकफुट पर जा रहा है। और पहले भी उसने कुछ संशोधन किए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए आगे और संशोधन होंगे। मुकुल, कैसे देखते हैं, क्या है आपका पंच? मैं सोचता हूं भाषा की जनता का दबाव जो 9 जुलाई को हुआ और 10 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो सुझाव के तौर पर पेश किया गया, अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग शामिल कर लेता है एसआईआर में, तो मुझे लगता है कि फिलहाल का खतरा, बिहार के लिए खतरा टल जाएगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा पंच आप दोनों से बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है कि बिहार की सड़कों पर अभी घमासान चलेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए, खास तौर से 2003 का जो कट ऑफ रखा है उस पर अशोक लवासा जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने जो गंभीर चिंता जाहिर की है, मुझे लगता है वह अभी दोधारी तलवार की तरह 8 करोड़ बिहारी मतदाताओं पर लटक रही है। मुकुंद, जो दिखाई देता है कम से कम वोटबंदी पर जो डिबेट सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई, अब जो कपिल सिब्बल ने भी जो डिबेट रखी वह भी पब्लिक डोमेन में है, बाकी लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको लगता है कि थोड़ी सी राहत मिलेगी इससे। इसका क्या कनेक्ट जो जमीन पर संघर्ष चल रहा है और खास तौर से 9 जुलाई की जो आम हड़ताल हुई देश भर में, खास तौर से बिहार में वो वोटबंदी के खिलाफ हड़ताल में तब्दील हुई, क्या आपको वहां से आशा लग रही है या सुप्रीम कोर्ट पर आप आशावान हैं? ज्यादा तो जन दबाव का जो काम हुआ है, आंदोलन में जिस तरह से उतरी है विपक्षी पार्टी, जिस तरह से सड़कों पर उतरी पूरा पटना और बिहार में, इस तरह का बंद पिछले कुछ सालों में देखा नहीं गया था जिस तरह का बंद हुआ। और आम जनता का अपने पार्टिसिपेंट, जनता इससे दुखी है और जनता को दुखी करके कोई भी पार्टी सरकार में रह नहीं सकती और ना कोई संस्था चल सकती है। तो इसलिए लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सुनवाई के दौरान जजों ने टिप्पणी करी है, एक जज ने खुद ही कहा जो अगर आपसे सारे डॉक्यूमेंट मेरे से मांग लेंगे तो शायद मेरे पास भी उपलब्ध कराना ना हो। और ये सड़क, आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो, और जिस तरह कोर्ट, ये तीनों को मिलकर जो दबाव लग रहा है, इससे एक उम्मीद है जो कुछ इसमें बेहतर हो और सुधार होगा, बिहार की जनता को राहत मिलेगी। जी मुकुल, सुप्रीम कोर्ट ने 28 को सुनवाई रखी है, 26 को एक चरण एसआईआर का पूरा हो रहा है, वोटर लिस्ट जारी 1 अगस्त को होनी है। तो 28 और 1 अगस्त के बीच का एक अंतर है, जिस बीच आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हो पाएगा, कुछ चीजें ठीक हो पाएंगी? नहीं, मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने कल प्रोसीडिंग देखी वो इसी वजह से रखा गया है कि 1 अगस्त को इन्हें प्रकाशित करनी है। वो कह रहा है कि आप प्रकाशित नहीं करेंगे, उससे पहले मुझे दिखाएंगे, क्योंकि प्रकाशित हो गया तो उसके बाद तो चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई एक तरह से, उस पर फिर हस्तक्षेप कोर्ट भी, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संस्था है संवैधानिक, तो इसलिए उसे पहले ही एक ये दिया गया है कि 28 को आप हमें दिखाइए और फिर हम बताएंगे। वो वही वाली बात जो आई है उसने मानी है कि एक भी वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। और 3 डॉक्यूमेंट का ही विपक्ष ने भी या किसी भी जो पिटिशनर था उसने ये नहीं कहा कि आप एसआईआर रोक दीजिए।
एसआईआर जिन फार्मूले पे, जिन प्रक्रिया पर हो रही है, उस पर सवाल है। और अगर ये 3 डॉक्यूमेंट शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है, गृह मंत्रालय काम है। आपका नागरिक का पहचान पत्र करना है, और उसमें पहचान में आधार एक महत्वपूर्ण है। आपने ही जारी किया, वोटर ID कार्ड आपने जारी किया, राशन कार्ड सरकार जारी करती है। अगर ये तीनों हो जाए तो मुझे लगता है फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी, जैसे हमेशा से चुनाव से पहले की कवायदें होती हैं। तो इसलिए एक उम्मीद बन रही है कि चाहे 9 जुलाई की हड़ताल, जो मुकुंद ने कहा कि उसका एक जन दबाव वो दिखाई दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे उनका भी एक फिर हौसला दिखाई दिया। इस तरह से जब जमीनों से बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा, और मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग के वकील थे या चुनाव आयोग है उसने भी इस बात को समझ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें आने वाले इसमें देखना होगा कि वो इसे कंसीडर करते हैं या नहीं। चलिए, वो तो हम इंतजार करेंगे ही मुकुंद, लेकिन इसमें एक जो पहलू, क्योंकि हमने 9 जुलाई की बात की, 9 जुलाई आम हड़ताल जो बिहार में वोटबंदी के खिलाफ हड़ताल थी और बंदी थी वहां पर, लेकिन एक जो अहम डेवलपमेंट 11 साल में मुझे पहली बार दिखाई दिया कि पूरे देश भर में जो हड़ताल थी लेबर कानून के खिलाफ, किसानों और कर्मचारियों की जो छटनी वाले कानून आए हैं उनके खिलाफ, तो उसको लेकर भी दिखाई दिया कि बड़े पैमाने पर पूरे भारत में, मतलब मेघालय से लेकर इधर आप चले जाइए, राजस्थान, कश्मीर से लेकर केरल चले जाइए, हर जगह लोग अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से, लेकिन पब्लिक में आए, उतरे सड़क पर। इसमें बस एक चीज था, जो वोटर रिवीजन वाला है ना, इसमें जुलाई में जो लिस्ट होगी, इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट लिस्ट है, उसमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा लोगों से, सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। फाइनल लिस्ट में जो आना है उसमें छटने की उम्मीद है, जो कि सितंबर की शुरुआत में आएगा। इलेक्शन प्रोसेस वहां से शुरू होगा। और जो 9 जुलाई वाला हड़ताल वाला है, इसमें ये पिछले नवउदारवाद के बाद चीजें बदली हैं। पहले क्या था, स्ट्राइक फैक्ट्रियों के अंदर होती थी, औद्योगिक हड़तालें होती थी। ये जनरल स्ट्राइक होनी शुरू हुई है, क्योंकि फैक्ट्रियों को जिस तरह तोड़ा गया है, वर्करों की मजदूरों की जो बार्गेनिंग पावर थी उसको कम की गई है। लेकिन इसीलिए इसमें जन समर्थन जो इस बार दिखा, वो एक उम्मीद है, इसमें हर तरह के लोग शामिल हुए, आशा वर्कर से लेके आंगनवाड़ी वर्कर, ऐसी ऐसी जगह केरल में रिफाइनरी के बाहर जहां बोला गया था, कोची में हाईकोर्ट का फैसला था कि आप हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते। वहां इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को पहुंचना, ये दिखा रहा है जो लेबर कोड। मैं तो चेन्नई में देख के हैरान थी, वहां पर सैनिटेशन वर्कर्स उतरे और उन्होंने तो गिरफ्तारी दी जो सफाई कर्मचारी थे। कलकत्ता के अंदर, गुजरात के अंदर, नरेंद्र मोदी गुजरात में जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग उतरे, हिमाचल के अंदर इस खराब मौसम में लोग इतनी बड़ी संख्या, ये दिखा रहा है मजदूरों के अंदर एक गुस्सा तो साफ है, जो लेबर कोड जो है उनके लिए कितने खतरनाक है। और यही आंदोलन, लोग कहते हैं हड़तालों से कुछ हासिल नहीं हो रहा, ट्रेड यूनियन हर 2 साल में हड़ताल कर रही है, लेकिन इन ट्रेड यूनियन का दबाव है, जो कानून आपका कोरोना काल में पास हो चुका है उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ इसमें कई सवाल और जुड़े थे। खेत मजदूर जिस तरह से उतरे हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर, उन्होंने बंद में शामिल हुए हैं, या किसान शामिल हुए हैं, जत्थेबंदियां शामिल, हाँ जत्थेबंदियां शामिल, खुलकर एसकेएम तो पूरा समर्थन दिया ही था। और जिसमें वो सवाल उठा रहा है, एमएसपी का सवाल, वो भी दिखा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार लिखने के बाद जो गारंटी दे चुकी है उसको ही पूरा नहीं कर रही है, उस पर भी नहीं बढ़ रही है। कमिटीज का क्या रिपोर्ट है, इसके अलावा मनरेगा का सवाल था। तो ये बहुत एक बृहद सवाल था, जिसमें देश की एक बहुत बड़ी आबादी शामिल थी। और भले दिल्ली के लोगों को लगता हो जो हड़ताल में क्या हुआ, हम तो ऑफिस जा रहे थे, ड्यूटी गए, कुछ हमें रोका नहीं टोका, लेकिन आपको पूरे देश के स्तर पर देखेंगे जिस तरीके से गोलबंद हुए हैं मजदूर, और दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों में जितनी हड़तालें हुई हैं, उसमें बड़ी चीज थी दिल्ली के अंदर 3 जगहों पर मेन सड़क रोक कर ट्रेड यूनियन, मतलब बहुत लंबा समय तो नहीं, आधा घंटा 1 घंटा रोक के सभाएं चलाई हैं, चाहे ओखला में हो, चाहे साहिबाबाद में हो, चाहे पूर्वी दिल्ली के अंदर पड़पड़गंज डिस्ट्रिक्ट इलाके में हो। और जंतर मंतर में जिस तरह का जमावड़ा हुआ था, LIC बैंक, सारे लोग पहुंचे, वो दिखा रहा है जो जनता भी अब समझ चुकी है जो उनके खिलाफ किस तरह से कानून है। और देश भर में जमावड़ा, लेबर आंदोलन के लिए तो बड़ी उम्मीद है। एक अंतिम चीज जो मैं इस मुद्दे पर मुकुल आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में अभी ग्रामीणों में, ग्रामीण हिस्से में और शहरी हिस्से में दोनों में आशंका बहुत तगड़ी है। और इसमें सबसे बड़ी आशंका ये है जो पहले दिन से मतलब 25 जून से ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक है कि 2003 के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं उन्हें अपने माता पिता का भी हवाला देना होगा, प्रमाण देना होगा कि वे कहाँ के थे। यह तलवार अभी तक लटक रही है और तकरीबन माना जा रहा है कि 25% आबादी इसमें है। और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 2 करोड़ के करीब
बिहार प्रवासी बिहारियों का बिहार है, वोटर लिस्ट है, उनके बारे में आपको लगता है कि कोई राहत निकलेगी? नहीं, राहत तो सब कुछ अभी देखिए, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। अभी ये पता चलना है, क्योंकि 28 की सुनवाई में ही पता चल पाएगा। अभी तो एक बहुत प्रारंभिक सबने अपने अपने कमेंट रखे, अपनी अपनी बातें, आशंकाएं रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना और कहा कि ऐसे ऐसे हो सकता है। अब ये जो तकनीकी बातें हैं कि 2003 से पहले या बाद में, क्योंकि सारा सवाल नागरिकता पर भी आ रहा, अगर ये सब संभव हुआ और यहाँ ना हुआ और इसके बाद वाले चुनाव में हुआ, चाहे वो बंगाल में होने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो देश भर में होगा, ये चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इतनी जल्दी क्या है, टाइमलाइन पर है। टाइमलाइन अगर चलिए वो मान ले, पर आगे ही से लागू करे, तो वो नागरिकता का सवाल जो है, जिससे आपको मतलब आप देश के ही नागरिक नहीं है तो फिर राशन और वोट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अभी सारी चीजें भविष्य के घर में है। और मैंने कहा बिहार के लिए फिलहाल खतरा टल सकता है अगर ये तीनों चीजें इंक्लूड हो, पर आगे के लिए टलेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये मंशा जो है, क्योंकि मेरा मानना साफ साफ है कि चुनाव आयोग ने ये एसआईआर अपने मन से नहीं किया है, अपनी उसकी जनरल कवायद, उसकी सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये जरूर एक सरकार का पूरा, जो मोदी सरकार का वो है, जिसके लिए वो बार बार जो अलग अलग तरीके से वो नागरिकता लाना चाह रहे हैं, चाहे वो सीए के जरिए ला रहे थे, एनआरसी के जरिए ला रहे हैं, या वोट एसआईआर के जरिए ला रहे हैं। तो पूरी मंशा है, अब ना तो कब, तो क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज मैं बता दूं, आज का ये डेवलपमेंट भी है कि आज वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बैठक होनी है। तो ये सारी कवायद वहां जाकर पहुंचेगी और फिर कौन कितना वोटर रहेगा, सवाल तो बहुत बड़ा संकट। जिस्ट ये है, सीधी सी बात की लोकतंत्र पे जो संकट है वो जाहिर है। और उसमें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा स्लोगन था कि वन वोट वन वैल्यू, और एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। भारत को ये सौभाग्य मिला कि जब हम आजाद हुए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला। उस पर गाज गिरने की आशंका है और ये अभी आशंका बनी हुई है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर, मोदी का विकास मॉडल। पुल गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, लोग सड़कों पर तैर रहे हैं। यह जो विकास मॉडल है, यह एक बड़ी कहानी कह रहा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा कि दरअसल यह किस तरह से भ्रष्टाचार का मॉडल है। अभी गुजरात में जो हुआ, जिस तरह से पुल गिरा, 3 साल से रेड अलर्ट है, 3 साल से पत्रकार सहित बाकी तमाम लोग बता रहे हैं कि यह पुल गिरने को है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नितिन गडकरी लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बेहतरीन सड़कें हैं, और मोदी जी का वह डायलॉग खूब चल रहा है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बना रहे हैं और सड़कों के मीम्स हमारे सामने हैं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ भाषा, जैसे आपने कहा कि मोदी जी का जो है, मोदी जी तो ड्रोन से सब निगरानी कर लेते हैं, कहते हैं मैं चुपके से ड्रोन भेज देता हूँ, लेकिन अपने ही गुजरात में उन्हें ड्रोन नहीं भेजा। तो उनका एक और भी डायलॉग है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मैंने चवन्नी नहीं ली। तो लेकिन वो सब दिख रहा है, और केवल सवाल पुल का ही नहीं है, रेल हादसे हों, विमान हादसे हों, सड़कें टूटी हैं, वहाँ हादसे हो रहे हैं, हादसे दर हादसे हो रहे हैं। और इसके पीछे एक भ्रष्टाचार बड़ी वजह है, और इससे पूरी पोल खुल जाती है कि जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार पे कहा था वो सिर्फ एक बेमानी खोखला जुमला था। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा मानना है कि यह विकास मॉडल दरअसल भ्रष्टाचार के विकास का मॉडल है। 11 साल में जिस तरह से पुल गिरे हैं, पिछले 10 साल में 500 से अधिक पुल गिर चुके हैं, और जहां हम गुजरात की बात कर रहे हैं वहां पर 4 साल में 16 से अधिक पुल गिर चुके हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं और कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सीधी सी बात है कि यह जो करप्शन है, इसकी सुनामी जो है, इस पर चर्चा ना हो कि हम एक पुल से दूसरे पुल, सड़क टूटने और सड़क पर खबरें बनाने, वीडियो बनाने में रहते हैं। यह बात नहीं हो रही कि यह एक बड़ा करप्शन का स्कैम है जो हमारे सामने पुल गिरने के रूप में सामने आता है। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मुझे साफ लगता है जो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हादसे आम हो गए, हर कहीं ना कहीं बिहार को लेके इतने मीम बनते, लेकिन गुजरात में भी इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन घूम फिर के वही सवाल आता है, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्योंकि किसी भी हादसे के बाद कोई जिम्मेदारी लेने वाला तो फिलहाल दिख नहीं रहा, और कोई सामने से लेता भी नहीं है, और जिस तरह सवाल पूछे जाने सवाल भी पूछे नहीं जा रहे हैं। जी, एक बात जो दिखाई दे रही है बहुत साफ मुकुल, कि कहीं से भी करप्शन चर्चा में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पुल गिर जा रहा है। आप देखिए कि इनॉग्रेशन होने के बाद 250 करोड़ रुपए का एक पुल बनता है, फ्लाईओवर बन रहा है, मतलब सब करोड़ों में है।
एक दिन के बाद पूरी की पूरी मिट्टी हो जाती है वहां पर। 250 करोड़ यानी हमारी आपकी जेब से गए हैं। एक ऐसी सड़क जिसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ, अगले दिन इनॉग्रेशन होना था राजस्थान के झुंझुनू में, वो पूरी की पूरी बह जाती है। सवाल है कि यहां पर केंद्रीय मुद्दा है कि कौन पैसा खा रहा है हमारा। ये तो भ्रष्टाचार है ना। सड़क लोग उठा उठा के देख रहे हैं, हाथ से ऐसे निकल रहा है जैसे पेपर निकल रहा हो। लेकिन गुस्सा यहां पर सड़क पर आ जाता है, कभी कभी पुल पर आ जा रहा है। लोग अब गुजरात से खबरें हैं कि किस तरह से वो बेहाल हैं, जो जिस पुल जो टूटा है, दोनों साइड के जो गांव के लोग हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा कि खाया पैसा किसने, कमीशन कहाँ गया, ये मुद्दा ही नहीं है। तो एक पहले भी इससे पहले भी जब ऐसे हादसे हुए तो एक मीम बना था कि मोदी जी के विकास से जल के पुल जो हैं खुद आत्महत्या कर रहे हैं, वो खुद गिर रहे हैं। अब मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ तो ये हुआ था कि सड़क का उद्घाटन कर रही थी विधायक महोदय, और जब उन्होंने उस सड़क पर वो नारियल फोड़ा तो नारियल तो टूटा नहीं, वो सड़क टूट गई। तो ऐसे इलाके से मैं आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं, और वो वाकई क्योंकि एक बना दिया। ये क्या होता है कि मीडिया, खासतौर से जो कॉर्पोरेट मीडिया है और जो उनकी आईटी सेल व्हाट्सएप पे भेजता है, वहाँ गुड मॉर्निंग से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, या एक जय जयकार होती है जैसे अभी विदेशों में हो रही है कि हमने यहाँ से तमगा ले लिया। लेकिन भ्रष्टाचार, क्योंकि एक छवि बना दी गई, मोदी जी किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, ये सवाल कई बार होता है। मैंने एक बार पूछ लिया था, सफदरजंग में मैं खड़ा था वहाँ लाइन में दवाई की, कि उन्होंने कहा मोदी जी के आगे पीछे तो कोई नहीं है। तो फिर मैंने कहा फिर आप मायावती को क्यों दोष देते हैं कि भ्रष्टाचारी? आप तो कहते हैं ना, मायावती किसके लिए भ्रष्टाचार करती हैं, जयललिता किसके लिए भ्रष्टाचार करती थी? तो ये जो कहना कि इनके आगे पीछे कोई नहीं, अरे भाई पूरी संघ परिवार है, पूरी पार्टी है, तमाम लोग हैं, पूरा इतने बड़े बड़े कार्यालय बन गए, कैसे बन गए? तो ये सब एक उसकी एक बात है। और लगातार लोगों में, हमारे भारतीय समाज में, क्योंकि इस तरह की एक प्रचलित वो चीज़ें हैं, ये चला दिया गया है कि मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन इस ईमानदारी पर ये पुल, ये सड़कें, ये रेल हादसे, ये बार बार सवाल उठा रहे हैं। मुकुंद, मैं ये भी देख रही हूँ कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जैसे दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जब पानी भर जाता है तो कहती हैं कि भाई नाले में कोई तवा थोड़ा लगा है कि पानी गिरेगा और वो छन्न से सूख जाएगा, है ना। या मध्य प्रदेश के मंत्री महोदय, वो कहते हैं सड़क बिना गड्ढे के कैसे होती है, गड्ढों में तो सड़क होगी, कहाँ और सड़क होगी, गड्ढे थोड़ा होंगे कहीं और। तो एक चीज ये भी दिखा रही है कि कहीं से जवाबदेही छोड़िए, लेकिन जो सेंसिटिविटी भी होती है कि भाई दिल्ली डूब रहा है, गुड़गांव तो मैं जब से देख रही हूँ तब से वहां पे हमेशा थोड़ी बारिश होती है और नावें चलती हैं। हाँ, इस बार लोगों ने खुद ही डाला कि भाई हम स्विमिंग कर रहे हैं। लेकिन मजाक की बात छोड़िए, गुड़गांव में एक बारिश के अंदर 4 लोगों की मौतें होती हैं। बिजली का करंट लगता है, एक 25 साल के नौजवान को, एक ऑटो ड्राइवर मेन होल में गिर के मर जाता है, जो खबर भी नहीं बनती है कहीं पर। तो एक ये बड़ी इंसेंसिटिव माहौल बना हुआ दिखाई देता है इन सारी हादसों को लेकर। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो है ना, जो इनको राजनीतिक पार्टियों को फर्क क्यों नहीं पड़ता। और देखेंगे सिर्फ विपक्ष की जो मेन स्ट्रीम पार्टी, वो ही बहुत कम बोलते हैं। तो कारण ये है, जो एक भ्रष्टाचार की नींव का है, वो जो कंपनियां हैं, वो जो कंपनियां बना रही, जो टेंडर लेती हैं, पीडब्ल्यूडी, हर सरकार में पहली लड़ाई होती है जो ये डिपार्टमेंट किसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उगाही जो होती है ठेकेदारों के थ्रू, कमीशन, एक तो पर्सनल जेब में जाता है, और अब तो इलेक्टोरल बोर्ड ने साबित ही कर दिया था, जो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा गया, और जो मोराबी में पुल हादसे वाली कंपनी थी, किस तरीके से उसको फिर बेल मिल जाती है, फिर उसको नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। तो ये सब दिखा रहा है क्या हाल है। और गुड़गांव का तो ऐसा है, गुड़गांव तो बना ही करप्शन, मतलब उसका निर्माण है एक तरीके सरकार ने नहीं किया था, कॉर्पोरेट ने CSR फंड से किया हुआ था, इसीलिए उसका पानी निकासी शुरू से एक समस्या रही है। अभी ट्रक धंस गया रोड पे, हाईवे पे। तो ये जो इस तरह के हादसे दिखा रहे हैं, और मुख्यमंत्री का कहना, यही मुख्यमंत्री और उन्हीं की पार्टी के लोग थे जो वोट लेकर निकलते थे ना, तब भी तो तवा नहीं था। अगर आज तवा नहीं, तब भी तवा नहीं था। और दिल्ली का तो इतना बुरा हाल है, सिर्फ मिंटो ब्रिज इनके लिए एक कुतुब मीनार हो गया, बार बार उसी को दिखा रहे हैं, जो यहाँ पानी नहीं लगा है, उसके आसपास कहीं चले जाए, हर जगह पानी पानी है, वो नहीं दिख रहा। पड़पड़गंज का विधायक अपना क्षेत्र छोड़ के मिंटो ब्रिज दिखाने आ रहा है, जो यहाँ इस बार पानी नहीं लगा है। तो बाकी आप चले जाइए, आपको दिख जाएगा विधानसभा के पीछे कितना पानी लगा हुआ था। तो ये जो, लेकिन एक चीज जो मुकुंद, आम जनता भी इसे भ्रष्टाचार से जोड़ के नहीं देख रही। ऐसा क्या हो गया, कांग्रेस की रिजीम होती है तो 2G भी भ्रष्टाचार हो जाता है। अभी हमने एलन मस्क को अपना पूरा का पूरा स्पेस दे दिया है, सब कुछ दे दिया, लेकिन वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है। क्योंकि अब जनता तक वो मैसेज जिसको पहुंचाना है, टीवी में आपको क्या चर्चा मिल रही है,
जो अगर अपोजिशन कोई सवाल रखेगा भी, इस पे डिबेट करेगा भी, तो उसको भाई आप इस समय राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों की मौत पे राजनीति कर रहे हैं, तो मौत पे राजनीति नहीं, सवाल तो पूछेंगे नहीं, तो उसमें सवाल आ नहीं रहा है। और ये जो एक सबसे बड़ा जो हमारे देश के साथ हो रहा है इस समय लोकतंत्र में, सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है और मीडिया जिस तरह से गठजोड़ में है उसके, क्योंकि सवाल उसी को उठाना है। दिल्ली के अंदर भी देख लीजिए, रोज एक नई जगह नोटिस जा रहा है, लेकिन हम सवाल कहाँ पूछ पा रहे हैं, क्योंकि सवाल जनता तक पहुंच ही नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है। तो इसके साथ अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर पूरे उत्तर भारत में इस समय सड़क पर चलने से पहले लोग 10 बार सोच रहे हैं। मैं यहां मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां आम यात्री की बात कर रही हूं। कावड़ कावड़ कावड़, उपद्रव उपद्रव उपद्रव, और पूरी सत्ता इसके आगे लमलेट है। जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही और आने वाले दिनों में और आएंगी, उससे यह लग रहा है कि यह एक सुपर स्ट्रक्चर बन गया है। ऐसे लोग जिन्हें ना पुलिस छू सकती है, ना जिन्हें कोर्ट कचहरी छू सकती है, जो मन आएगा वो करेंगे। किसी का ढाबा तोड़ देंगे, किसी की गाड़ी तोड़ देंगे, और सब कुछ बाबा भोलेनाथ के नाम पर करेंगे। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। कांवड़ का ऐसा है, जो कांवड़ पिछले दिनों में ऐसी हो गई जिसमें बेलगाम होती जा रही है, और जिस तरीके सत्ता उनको लगातार संरक्षण दे रही है, एक उपद्रवी भीड़, वो एक आस्था ज्यादा एक उपद्रवी भीड़ की तरह सड़क पे चल रहे हैं, जिसको नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन हमारी सरकार करने पे उसका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल अभी तो। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ, मेरा कहना है भाषा, अब तो कांवड़ का नाम सुनते ही डर लगता है। पहले एक थोड़ी सा आस्था और ये जगती थी कि चलिए कुछ लोग ला रहे हैं कांवड़, और ये जो उपद्रव की बात है ये तो अभी शुरुआत है। सावन जो है शुरू हुआ है 11 जुलाई से, और अभी ये पूरे महीने चलना है। तब तक देखिए क्या हाहाकार मचता है। और ये वही बात है कि वाकई जब राज्य सरकारें उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं, तो वो क्यों ना उपद्रवी हों, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, इसलिए वो बेलगाम है, और जिसे चाहें उसे पुलिस वाले भी असहाय उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। भाषा, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा साफ मानना है मुकुल कि दरअसल यह कावड़ के नाम पर हिंदू नौजवानों को लुम्पन यानी गुंडा बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है। बहुत सुनियोजित ढंग से पूरे के पूरे उत्तर भारत में आप देखेंगे ये कौन लोग हैं जो कावड़ ले जा रहे हैं, और यह कावड़ के दौरान क्या करते हैं वह भी लेकर हम तमाम स्टोरीज कर चुके हैं। आज वो स्टोरी करना भी खतरनाक हो गया है। दिक्कत यह है कि यह जो एक सुपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है हमारे ऊपर, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर, कि ये कावड़ देश के किसी कानून के तहत नहीं आते। इन कावड़ों पर पुलिस कोई कंट्रोल नहीं कर सकती, अदालतें कंट्रोल नहीं कर सकती। इन कावड़ों पर सीधे सीधे सारी सत्ता सिर्फ पैसा बांटती है, फूल गिराती है और सब कुछ बेलगाम होने देती है। दरअसल वे चाहते हैं कि इसी तरह का उपद्रवी हिंदू नौजवान देश में आगे आए। एक चीज जो दिखाई दे रही है मुकुंद, कि कावड़ को लेकर कई अध्ययन हुए हैं, आज पहला नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में कावड़ यानी उपद्रव है, जबकि बाकी जगहों पे भी कावड़ जाता है। झारखंड में भी कावड़ जाते हैं। देवघर एक बड़ा रिलीजियस धर्म स्थल है। लेकिन इस तरह की पावर कि आप कावड़ हैं यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। देख रही थी मैं कि तहसीलदार की गाड़ी आप तोड़ दे रहे हैं, और मुसलमान अगर दिख जाए तब तो फिर आप कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या वो कर सकते हैं। और यहां पर हमने यह भी देखा कि एक हिंदू ढाबे में, जो महिला चला रही है ढाबा, वहां पर प्याज का एक टुकड़ा आ जाने पर, वो उनका आरोप है कि प्याज का टुकड़ा आ गया, इसलिए आपने सब कुछ तोड़ दिया, और पुलिस ने अननोन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि वो खुद ही वीडियो बना रहे हैं कि वो तोड़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि कहीं कोई कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस इलाके में, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हो गया, धार्मिक जो उत्सव थे उसका राजनीतिकरण हुआ, चाहे आपकी रामलीला हो, चाहे ये हो, जैसी उसमें राजनीति आई है उसका इस्तेमाल करने के लिए भीड़, जैसे आपने शुरू में कहा, इस भीड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वही हो रहा है। इसीलिए इनको इतनी पावर पुलिस के सामने, वो तो अननोन भीड़ करे, रोड पे अभी गाड़ी तोड़ते हुए वीडियो आ रही, पुलिस वाला खड़ा है वहां, उसके सामने वो मार रहा, पुलिस वाला छुड़ा रहा है, तो आप, और पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे दौर में हुई है, जो हमारी कावड़ टूट गई है, किसी के छू जाने से कावड़ टूट जा रही है। आप सड़क पे चलिएगा, गाड़ी है, ट्रैफिक है, किसी गाड़ी गलती से टच हो जाए, उस गाड़ी वाले को मार देंगे, हमारी कावड़ खंडित हो गई। तो ये जो एक तरीका है, और इसको पूरी तरह से, और सरकारें जो आ रही हैं वो सरकारें इसको और ज्यादा समर्थित कर रही हैं और बढ़ावा दे रही हैं इस चीजों को लेके, उससे चीजें और खतरनाक होती जा रही है। जो देवघर की बात कर रही है, देवघर झारखंड में है, उसमें जो कांवड़ लेके लोग आते हैं,
नेपाल बॉर्डर से लोग लेने आते हैं, इससे भी लंबी यात्रा है, लेकिन वहां कभी इस तरह की चीजें इस हद तक नहीं दिखती हैं, क्योंकि लोग वहां सरकारी कोई व्यवस्था भी नहीं होती उस तरीके से, लोग खुद ही अपनी व्यवस्था लेके आते हैं, खाना पीना सब लेके आते हैं। परंपरा यही हाँ, रही है हमारी। और भाई कांवड़ सहित तमाम जो धार्मिक यात्राएं होती है, तीर्थ यात्राएं, मतलब कि आप खुद अपना कष्ट उठाइए तब तो तीर्थ कर रहे हैं। हाँ, और इसमें क्या हो गया, और इसमें एक तरीके का, और अभी दिल्ली में उन्होंने नया शुरू कर दिया है, जो हम कैश देंगे, जो संस्थान है जो टेंट लगाता है उसको हम पैसा दिया करेंगे, 10 लाख रुपए से 50,000, वो कौन लोग हैं, किसको देंगे, और उसमें भी राजनीति हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कांवड़ शिविर 20-20 साल से लग रहे हैं उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं, जबकि सिंगल विंडो इन्होंने बनाया था, कपिल मिश्रा उसके इंचार्ज थे, उनको नहीं दे रहे हैं। 10-10 दिन 20-20 दिन पहले जो रजिस्टर्ड हो रही संस्था है उनको दे रहे हैं, उनके थ्रू पैसा दिया जाएगा, पैसा, और ये तो एक तरीके ये कैश ट्रांसफर थोड़ी स्कीम है जो आप संस्थाओं को पैसा देंगे, व्यवस्था करिए ना सरकार के तौर पे आप। मुकुल, आपको क्या लगता है कि यह कांवड़ का जो उग्र रूप उत्तर भारत की सबसे बड़ी हकीकत बन गई है, इससे फायदा क्या है, समाज में क्या असर पड़ा है इसका? नहीं, देखिए, मैं भाषा बताऊं इस बारे में, क्योंकि मैं इसका एक साक्षी भी रहा हूं। मैंने भी बचपन में कांवड़ उठाई है और सहायक रहा हूं उसका। करोड़ों लोग लाते हैं उत्तर भारत का, अगर हम बात करें, करोड़ों लोग आस्था के नाम पर, जैसे कुंभ में भी गए हैं और यहाँ भी कांवड़ लेकर आते हैं कांवड़िए। कुछ हजार जो आपने कहा कि उपद्रवी हैं, लुम्पन जिन्हें बनाया जा रहा है, वो जिस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक टास्क दिया जाता है कि ये अब मौका है, अब कांवड़ आ गई है, अब रामनवमी आ गई है, अब ये आ गया। जिन लोगों के लिए मतलब ईद और जुमे की नमाज एक दिन अगर थोड़ी देर सड़क पर हो जाए 10 मिनट 15, तो लोगों को दिक्कत हो जाती है, सरकारें हाहाकार करने लगती है, योगी जी डंडा चलाने लगते हैं, वो पूरे पूरे महीने हाईवे बंद कर दे रहे हैं, रूट बदल दे रहे हैं। मुझे अभी मेरे घर फंक्शन है अभी 20 तारीख को, मैं अभी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, डर लग रहा है कि मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि इसी रूट पर मेरा घर पड़ता है। ये हालत हो गई है आम लोगों की अब। लेकिन वही आपने कहा कि ये तो, और जैसे कि मुसलमान हो तो इसमें और उनके लिए हमला करना मुफीद हो जाता है। तो ये एक मौका बन गया है, और इसे बाकायदा पुलिस से क्यों डरेंगे, वो पुलिस को उनकी मदद के लिए तैयार किया गया है। पुलिस को आदेश दिया गया है, जैसे कोई कांवड़ खंडित हो तुरंत आप गंगा जल उपलब्ध कराइए। अब गंगा जल लेकर वो खड़े हैं। मेरे दोस्तों ने पूछा, भाई वो गंगा जल जो लाए हैं तो गाड़ियों में भर के लाए होंगे, कांवड़ में भर के लाए होंगे, वो जो उन्हें दे देंगे तो उनकी कांवड़ ठीक हो जाएगी आपके छूने से। ये छूना छुआना, ये छूत अछूत, अब वो भी शिव के नाम पर, इन लोगों ने ऐसी मजाक बना दी है कि लोगों को अब इससे मतलब ऐसी तरह से डर और एक तरह से शर्म आने लगी है कि हम कांवड़ हम उठा रहे हैं। तो एक बड़े तबके को मुझे लगता है कि इसमें हम और आपसे ज्यादा उन्हीं आस्थावानों को बोलने की जरूरत है जो कांवड़ लाते हैं, जो शिव भक्त हैं, कि भाई ये नहीं चलेगा हमारे नाम पर। क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेंगे, वरना ये एक तरह से दूसरे लोगों को तो देशद्रोही, मुसलमानों के दोस्त, फला ढिमकाना, नास्तिक चलिए देखते इसी सावन के नाम पे जो मीट वाला बैन कराते हैं, जो दुकानें बंद हो। आप देखिए जमुना पार ऐसी इलाके, वहां तो मीट दुकान, ये सेंट्रल दिल्ली लुटियन जोन में कितनी मीट की दुकानें बंद होगी, कितने एमपी के घर में जो मछली सप्लाई होती है बंगाल की ताजी, वो कितने रुकेगी। तो आप तो खाएं, और आप राजनीति करके दूसरे लोगों को इसी मीट और मछली के नाम पे मरवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसमें कई सवाल उठ भी रहे हैं कि जिनको नहीं खाना है, जो हमारी परंपरा भी रही है कि जिसको नहीं खाना है वो ना खाए, जिसे खाना है वो खाए। और धर्म इतना फ्रेजाइल बना दिया है, छुई मुई बना दिया है कि जरा सा प्याज का टुकड़ा आने पर धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है। दरअसल यह धर्म नहीं, यह अधर्म की स्थापना इस बहाने हो रही है, क्योंकि एक उपद्रवी भीड़, वो भी शिव के नाम पर, भोलेनाथ के नाम पर ऐसी भीड़ पैदा की जा रही है जो दरअसल शिव का जो बड़ा रूप है उसी को खंडित करने का काम सड़कों पे कर रही है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।